तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, महातांडव सीरीज में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आ गया हूं साइंस का महातांडव सीरीज क्लास 12। साइंस का क्लास 12 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उसको जरूर आप देखें, क्योंकि एक भी क्लासेस मिस नहीं करना है। और अब आपको कौन रोकता है, देखता हूँ 90% लाने से, अगर आप पूरे सीरीज देखते हैं तो ठीक है। क्योंकि मैं इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, 100% विश्वास के साथ मैं आपसे दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर उन सारे प्रश्नों को तैयार कर देते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए बस मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आपका कर्तव्य बनता है कि एक भी क्लासेस मिस नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुविकल्पीय पहला हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद और सारे क्वेश्चन आती लघुत्री लघुत्री दीर्घोत्री बात करेंगे। पहला प्रश्न आप खुद देख के बहुविकल्पीय बताएंगे, आप खुद आंसर इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और आराम से हम एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच माने। अच्छा स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP है, ठीक है। बताइए कि अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान होता है कितना स्टूडेंट? 5.2, 6.3, 7.2, 8.2। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबका आंसर आना चाहिए, एकदम तगड़े से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको कुछ लूज होना ही नहीं है, आपको एकदम पढ़े हैं तो आंसर दीजिए, ठीक है, कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। चलिए मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ और इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कि अम्लीय वर्षा को जो जल का संभावित पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। कितना? 5.2 होता है। आई होप आपने सबने आंसर यही दिया होगा, पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। अब बताइए, इसका भी आंसर आप सभी लोगों देना है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है कि बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है। CO की Na2CO3 की CO2 की O2, ठीक है। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबने इसका आंसर याद कर रखे हैं और इसका आंसर सभी लोग दीजिए, मुझे अभी इसका आंसर चाहिए। चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर जो होगा कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इस स्लिप में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जितने उन दोनों क्वेश्चनों को हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8 कि C4H10 कि C2H6। बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। आई होप आप सभी लोग आंसर इसका देंगे, सही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है C3H8, 3C3 और H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। और जिसको याद नहीं वो याद कर लेगा, और नहीं तो बाकी लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर इसका बताए होंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आई बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब ये मैं आपको वातावरण सीरीज में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर बताइए। कह रहा है कि जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है स्टूडेंट अग्नाशय से कि पित्ताशय से कि अमाशय से कि यकृत से। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बताने वाला हूँ और इसका आप आंसर मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कमेंट करके तुरंत इसका आंसर बताइए, मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए मैं बताता हूँ सही आंसर इसका कि जठर रस स्रावित होता है तो किससे होता है, तो अमाशय से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर, हमने बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5वें की। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में कि श्वसन में कि पाचन में कि वृद्धि में। चलिए बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ और इसका आंसर आप लोगों को क्लियरली सही बताना है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसका, तो स्टूडेंट श्वसन में, ठीक है। श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि केवल जल में घुलनशील होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ। केवल जल में घुलनशील होगा विटामिन ए, विटामिन डी की, विटामिन के की, विटामिन सी। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को करा रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। अभी मैं थोड़ा वक्त दे देता हूँ आप लोगों को कमेंट करने के लिए। इसका भी मैं सही आंसर बताऊँगा और मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो केवल जल में जो घुलनशील विटामिन होता है इन चारों में से वो विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन सी क्या होता है, जल में आसानी से घुल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सबने ऑप्शन डी ही क्वेश्चन दिए होंगे इसका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बहुत अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट यह है कि कह रहा द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं का, कि आवृत बीजी पादक का, कि अनावृत बीजी पादक का, कि शैवाल का। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से द्विनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा वक्त दे देता हूँ, आप लोग इसका कमेंट कीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ आप कि द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो आवृत बीजी पादक का पाया जाता है, ठीक है। आवृत बीजी पादक में कौन सा द्विनिषेचन पाया जाता है, ठीक है क्रिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर रखा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। और क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों जैसे कि जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए स्टूडेंट कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x की 2x की x। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टूडेंट, और आप लोग सही आंसर दे दीजिए। अब मैं तब बताऊँगा तो आप लोग मैच करा लीजिएगा कि आपका कितना सही है। कमेंट में अभी भी बताना है कि 10 में कराऊंगा वो विकल्प है, तो 200 में से आपको कितना सही है कितना गलत है। इसके बाद हम लगाती लघुत्री लघुत्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है स्टूडेंट तो 2x होती है। कितनी, 2x, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, बताइए 22 की 24 की 42 की 44। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, कि मनुष्य में शुक्राणु में जो ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी होती है। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। तो मैं बता दूँ कि ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी शुक्राणु में, तो 44, ठीक है 44। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक है। क्लियरली आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। और वो विकल्प का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अति लघुत्री पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट ये बोल रहा है इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आई होप सभी लोग सही आंसर देंगे। और पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, ठीक है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब कि उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक व सीधा, क्या भासी व सीधा, क्या भासी व उल्टा, क्या वास्तविक व उल्टा। बताइए इसने सभी लोग पढ़ लिए हैं कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है स्टूडेंट, आभासी व सीधा बनता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम गाड़ी में साइड मिरर BSC का यूज करते हैं, जो कि सीधा प्रतिबिंब और उसका दूर वस्तु को नजदीक वस्तु में एक छोटा प्रतिबिंब बना देता है उसका, ठीक है। तो आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ने सबने ऑप्शन बी दिया होगा। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि वो विकल्पीय प्रश्न मैंने 10 कराया, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब तो हमने पढ़ा था, अब तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा। अब हम देखेंगे अति लघुत्री महत्वपूर्ण प्रश्न। जितना बढ़िया से आपने इसे कवर किया उतना ही बढ़िया से उसको भी कवर करना है, क्योंकि वो भी 2021 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए उसको अब हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करके और अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार, ठीक है। और प्रश्न को पढ़ते ही आप जान जाएंगे। एक एक चीज़ में बताने भी वाला हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि साबुन क्या है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। कहता है कि साबुन क्या है, किसी
किसी भी एक साबुन का आप रासायनिक सूत्र व नाम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर हम लोग लिखेंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए साबुन जो होता है ना वो उच्च वसीय अम्लों के साथ मिलकर वो क्या होता है, क्षारीय और सोडियम और पोटेशियम लवण के बने होते हैं। और एक प्रमुख साबुन, देखिए कह रहा है कि एक साबुन का नाम बताइए, अच्छा रासायनिक सूत्र है ना, तो एक प्रमुख साबुन हमारा क्या होता है, सोडियम रिएस्ट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं एक नाम साबुन का है सोडियम सिस्टेरेस्ट। ठीक है, ये होगा सिस्टेरेस्ट है, थोड़ा अजीब नाम है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिएगा सोडियम सिस्टेरेट। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो है C17H35COONA। ठीक है, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र इसका यह है और उसका नाम क्या है, सोडियम स्टेरेस्ट। ठीक है, तो इसको याद कर लेना किसी के कीमत पे। साबुन क्या है, तो साबुन एक उच्च वसीय अम्लों के साथ क्षारीय सोडियम पोटेशियम एक लवण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में पहला आपको क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन में क्लियर हो गया पहला, इसको जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। बहुत ही एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो देखिए स्टूडेंट हम उत्तर क्या लिखेंगे इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति से संबंधित होता है। किसे, उसकी स्थिति से संबंधित होता है। वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की समूह संख्या को सूचित करती है। कह रहा है कि वायतम कोश में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उस तत्व के समूह की संख्या को क्या करता है, सूचित करता है कि इस समूह के संख्या में कितने तत्व हैं। ठीक है, वो उसको डिनोट करता है। तथा वायतम कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को सूचित करता है, और वायतम जो कोश संख्या होती है उस तत्व की क्या करती है, आवर्त को सूचित करती है कि कितनी आवर्त में वो तत्व पाए गए हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, साथ ही साथ उसका आंसर भी आपने नोट कर लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और इसे तब आपने नोट कर लिया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो इसमें देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव में पड़ा रहता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है गुणसूत्र के रूप में डीएनए, वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, बताना जरूरी था इसको, क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट करके और याद करके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए जो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम व न्यूनतम होता है। बताइए कौन सा वैसा रंग है जब प्रकाश से किरणें प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे किस रंग का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक अधिक होता है और किस रंग का सबसे कम होता है, वो पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम। तो न्यूनतम किस रंग का होता है, लाल रंग का, और बैगनी रंग का क्या अधिकतम उसका अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसका होता है, बैगनी रंग का, और न्यूनतम किसका, लाल रंग का। कब, जब प्रकाश की किरणें कांच से होकर गुजरती हैं तब। तो क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद करके इस 2021 बोर्ड एग्जाम में पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर पाँचवां देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक फार्मूला बनता है, यही पूछता है। कह रहा है कि आवेश Q और धारा I तथा समय T में संबंध लिखिए। तो फार्मूला जैसे जानते हैं आप लोग कि आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो आप वही चीज़ पूछ रहा है कि अगर आपको आवेश मालूम हो और धारा मालूम हो और समय मालूम हो तो आप इन तीनों में कौन सा संबंध स्थापित करके कौन सा फार्मूला उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे Q बराबर धारा इंटू समय, मतलब Q इक्वल टू I इंटू T कर सकते हैं। यहाँ से धारा भी निकाल सकते हैं तो Q अपान T बराबर I निकल जाएगा। यहाँ T भी निकाल सकते हैं तो Q अपान यहाँ पे तब धारा का भाग दे देंगे तो यहाँ पे आपका समय भी निकल जाएगा। तो जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला पूछा तो फार्मूला मेन जो होता है यही फार्मूला होता है, इससे हम समय भी निकाल सकते हैं और प्रवाहित धारा भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे थे स्टूडेंट, क्या अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लघु उत्तरीय भी देखने वाले हैं। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करके आपको जाना है और याद करके जाना 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट ये बोल रहा है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। स्तनधारी तथा पक्षियों में अनऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है, इसको हम जानेंगे कि आखिर में क्यों इसको अलग किया जाता है। तो देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है कि उसको इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि वहाँ पे उच्च ताप पे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर ज्वाइंटर रहेंगे तो अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उसको जो हम लोग ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करते हैं ताकि उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, इसलिए उसको अलग करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट लघु उत्तरीय का वो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए अगर क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और लघु उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, जो कि आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए उसको नोट कीजिए। कह रहा है कि निषेचन क्या है। ठीक है, निषेचन क्या है, वाह एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। अब सबसे पहले निषेचन क्या है वो आपको परिभाषा बताना होगा और वाह एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताना होगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि युग्मकों एक नर और एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा के संभोग को क्या कहते हैं, यहाँ पे निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इस वाय निषेचन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ों को। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा के जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मादा जंतु के शरीर के अंदर होगा तो वहाँ पे आंतरिक निषेचन होगा और यहाँ पे निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होगा तो यहाँ पे कौन सा वाय निषेचन कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है कि बाहर रहेगा तो वाय निषेचन, अंदर रहेगा तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसमें आप समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियरली से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी आप लोगों से डिस्कस किया क्वेश्चन, जो कि 10 थे और 5 मैंने अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और 2 लघु उत्तरीय किया। इतने 10, 5, 15, 17 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करना है, याद करके 2021 बोर्ड में आपको पहुंचना है। तो स्टूडेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास 12 है, क्लास पहले से लेकर क्लास 11 तक ऐसे ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाकर बताया, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका लिंक एक एक करके वहाँ पे लिखा हुआ है, खोजने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो को महातांडव सीरीज आप देखना चाहते हैं, महातांडव सीरीज चल रहा है, तो चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज मिक्सिंग मिल जाएंगी। अब एक एक वीडियो डाउनलोड करके आप उसको सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।